बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 26 जनवरी है और दिन है पीर का। देखिए, आज इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये ना सिर्फ इमरान खान के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाखों कारकुनान के लिए भी। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि जनाब इमरान खान पर कुदरत हमेशा से मेहरबान रही है। बेशक वो जेल में है, लेकिन जेल में गुजरता हर दिन इमरान खान को फ़ायदा ही दे रहा है। इमरान खान को कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो एक खबर जो शहबाज शरीफ की हुकूमत पर क़यामत बनकर गिरी है, उस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि इस्लामाबाद से एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी और फिर उस गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक जो कुछ होता रहा, उसकी तफसीलात भी आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी खबर। देखिए, अब कौन नहीं जानता कि इमरान खान जो पिछले तकरीबन 925 दिनों से जेल में कैद हैं, वो नाहक कैद काट रहे हैं। आज दिन तक इमरान खान के खिलाफ कोई एक ऐसा केस जो मेरिट पर साबित हो सके कि इमरान खान ने यह जुर्म किया और उस जुर्म की सजा इमरान खान काट रहे हैं। यानी आप मुझे खुद कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या कोई एक ऐसा केस पिछले 900 दिनों के अंदर आपने देखा या आपने मेरिट के ऊपर यह जांचा कि हाँ, इसमें इमरान खान का कसूर था, इस केस की वजह से इमरान खान को कैद होनी चाहिए, इमरान खान को जेल काटनी चाहिए। पिछले 900 सवा 900 दिनों के अंदर कोई एक ऐसा केस हमारे सामने नहीं आया जिस केस के मेरिट्स को देखते हुए यह कहा जा सके कि इमरान खान ने यह जुर्म किया है। इमरान खान के खिलाफ एक नैरेटिव पिछले कई सालों से बनाया जाता रहा कि जनाब इमरान खान प्रो इसराइल हैं। इमरान खान इसराइल को तस्लीम करवाना चाहते थे। ये भी कहा गया कि जनाब इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए बाकायदा तौर पर कोशिशें की। इस तरह का नैरेटिव, इस तरह का बयानिया इमरान खान के खिलाफ पिछले कई सालों से बनाया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान आज सुरखरू हो गए हैं। हुकूमत ने खुद इमरान खान का काम इतना आसान कर दिया है, इमरान खान के लिए खुद चीज़ें इतनी पॉजिटिव कर दी हैं कि इनको समझ नहीं आई। इमरान खान को आज कौन सी बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, उसकी तफसीलात मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। पहले वो एक फैसला जो कुछ दिन पहले हुआ हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान को गजा एग्जेक्टिव बोर्ड और बोर्ड ऑफ पीस जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बनाया गया, उसमें पाकिस्तान को बतौर रुकन शामिल किया गया। पाकिस्तान ने यह फैसला किया, हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान जो है वो ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर होगा और वो बोर्ड ऑफ पीस मुस्तकबिल का फैसला करेगा, फ़लस्तीनियों के गज़ा के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगा। हैरानकुन तौर पर इस बोर्ड ऑफ पीस में कोई फ़लस्तीनी शामिल नहीं है, इसमें किसी फ़लस्तीनी को शामिल नहीं किया गया। ये तमाम वो लोग इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हैं जो प्रो इसराइल है, जो मशहूर हैं इसराइल नवाज होने के, जो ये उनका माजी ये बताता है कि जनाब ये तमाम लोग जो हैं वो इसराइल को पसंद करते हैं, इनकी पॉलिसीज़ हमेशा से इसराइल नवाज रही हैं और इनको बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया। मिसाल के तौर पर जो अमरीकी वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, वो प्रो इसराइल हैं। फिर ट्रंप ने अपने दामाद को इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया है। साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर को इसमें शामिल किया गया। उनके ऊपर तो बाकायदा तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात लग चुके हैं, उनके ऊपर बाकायदा तौर पर जंगी जो वो एक सीक्रेट है उसकी खिलाफ वर्जी के इल्जामात लग चुके हैं, उनको इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया गया। तो वो तमाम लोग डोनाल्ड ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किए जो प्रो इसराइल हैं, और अब पाकिस्तान भी इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर है। यानी वो लोग जो हमेशा से ये कहते रहे कि जनाब इमरान खान इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, वो लोग जो ये कहते रहे कि जनाब ये तो यहूदी एजेंट हैं, उन्हीं लोगों ने खुद अपने इस बयानिए से इमरान खान को सुरखरू कर दिया कि अब वो खुद इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इसराइल नवाज जो एक बोर्ड ऑफ पीस बना है उसका मेंबर खुद पाकिस्तान बन गया और इमरान खान को एक बहुत बड़ी क्लीन चिट दे दी। इमरान खान के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ यही एक नैरेटिव बनाया जाता रहा कि जनाब इमरान खान के बरतानवी जिस खानदान में उनकी शादी हुई वो इसराइल नवाज खानदान है गोल्ड स्मिथ का। इमरान खान हमेशा से प्रो इसराइल रहे हैं और इमरान खान ही वो वाहिद सियासतदान है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहले गजा के लिए खड़े हुए पाकिस्तान से, जिन्होंने सबसे पहले कंडेम किया अमेरिका की जारियत को, इसराइल की जारियत को। लेकिन आज ये हुकूमत खुद इसराइल को तस्लीम करने के दर पे है, खुद ये मान रहे हैं कि जनाब हम बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। और उससे बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी
قیامت بن کر شہباز شریف کی حکومت پر گری. جو میں نے شروع میں کہا کہ آج ایک ایسی خبر جو شہباز شریف کی حکومت پر قیامت خیز خبر ثابت ہوئی ہے وہ یہ کہ 4 دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی، جس ملاقات کے اوپر اب کافی تبصرہ بھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان صحافیوں کو بھی اس ملاقات میں بلایا گیا جو اینٹی شہباز شریف کی حکومت ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی وہ ملاقات تھی اور ان صحافیوں کو بھی اس ملاقات میں مدعو کیا گیا جو اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رجیم کے سخت ترین ناقدین رہے ہیں. صدیق جان وغیرہ ہمارے دوست، کئی لوگ اس ملاقات کے اندر شامل تھے. اس ملاقات کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ پاکستان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا، کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے؟ کیونکہ ویسے تو سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا. کیا شہباز شریف کی حکومت کو آن بورڈ بھی لیا گیا ہوگا یا نہیں لیا گیا ہوگا؟ یعنی شہباز شریف کی حکومت کتنی کو با اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ انہوں نے بورڈ آف پیس میں شامل ہونا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا گیا ہو. یہ سب کو پتا ہے کہ یہ فیصلہ کس کا تھا. بہرحال اطہر کاظمی صاحب جو بڑے زبردست جرنلسٹ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کا حکومتی فیصلہ جو ہے کیا اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے یا حکومت نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے جو اثرات ہوں گے وہ اثرات کا کیا پہلے خمیازہ لگایا گیا تھا کہ اس کے جو اثرات ہوں گے، اس کے جو افیکٹس ہوں گے، اس کا پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹاگوریکلی یہ کہا کہ یہ حکومت کا فیصلہ ہے. بے شک یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو، لیکن جو ریکارڈ پر چیز ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہی آئی ہے کہ جناب یہ حکومت کا فیصلہ تھا، کیونکہ ادارہ جو ہے وہ حکومت کے ہر فیصلے کو آئینی طور پر ماننے کا پابند ہے اور اس وجہ سے حکومت کے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا گیا. پاکستان بطور رکن جو ہے وہ بورڈ آف پیس کا ممبر اب بن چکا ہے اور جو فیصلہ ہوگا وہ بطور رکن جو ہے وہ پاکستان کرے گا. اور اب جب ایک ایسا بورڈ جہاں پر باقی تمام فریقین پرو اسرائیل ہوں گے، اگر پاکستان خود کو اینٹی اسرائیل رکھنے کی کوشش بھی کرے گا تو نہیں رکھ سکے گا. تو یہ فیصلہ تو دراصل عمران خان کے اوپر ڈالا جاتا تھا کہ جناب عمران خان یہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسا بورڈ جس کے اندر نہ کوئی فلسطینی حکام شامل ہیں، نہ ایسا کوئی بندہ شامل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ میرٹ کے اوپر وہاں فیصلہ کرے گا. تمام پرو اسرائیلی جو ہیں اس بورڈ کا حصہ ہیں اور پاکستان بھی اس کا ممبر بن گیا. تو بہرحال یہ عمران خان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے ان لاکھوں کارکنان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے جن کو یہ نیریٹو بیچنے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جناب عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے، عمران خان پرو اسرائیل ہیں، عمران خان کی حکومت اور رہ جاتی تو عمران خان نے شاید اسرائیل کو تسلیم کر لینا تھا. وہی حکومت جو عمران خان کے خلاف نیریٹو بناتی تھی وہ خود اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے اور خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہہ کر جواب دے کر اس معاملے کو آن ریکارڈ رکھ دیا ہے کہ جناب حکومت کا فیصلہ ہے، ہم تو حکومت کے ہر فیصلے کو ماننے کے پابند ہیں. اب شہباز شریف کی حکومت کے جو وزراء ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ تو اسٹیبلشمنٹ کا تھا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تو شہباز شریف کی حکومت کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اتنی با اختیار حکومت ہی نہیں ہے، یہ تو بے اختیار حکومت ہے. اس نے کیسے اتنا بڑا فیصلہ خود سے کر لیا؟ اب جبکہ شہباز شریف کی حکومت نے یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کر دیا اور ملبہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف کی حکومت پر ہی ڈال دیا اور ایسا ہی ہونا تھا، بالآخر انہوں نے بھی پھنسنا تھا. اور شہباز شریف کی حکومت کے کئی وزراء اب یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جناب یہ ملبہ ہمارے اوپر ڈل جانا ہے اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. ہم جب ووٹ مانگنے جائیں گے تو ہمارے سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ تو اینٹی اسرائیل تھے، پرو اسرائیل تو آپ عمران خان کو کہتے تھے، خود کیوں اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا بلنڈر شہباز شریف کی حکومت سے ہوا، بلنڈر کروایا گیا یا ہو گیا، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یا آئندہ آنے والے وقت ثابت کرے گا. بہرحال یہ عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، گو کہ عمران خان جیل میں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حکومت کے ایسے بلنڈرز اور اسٹیبلشمنٹ کے ایسے فیصلے جو عمران خان کو فائدہ دے رہے ہیں اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہی عمران خان کو ہو رہا ہے. جیل کا ہر گزرتا دن عمران خان کو مزید پاپولر کر رہا ہے.
मैं इंशाअल्लाह ताला तफ़सीलात इस हवाले से आपको बताता जाऊँगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि जनाब वाला इस्लामाबाद से कुछ दिन पहले ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्ठा साहब जो उनके हस्बैंड हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। किस तरीके से उनकी गिरफ़्तारी हुई आपने देख लिया होगा कि 2 दिन तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहे, 2 रातें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़ारी। वो इस्तदा करते रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से कि उनको इंसाफ़ दिया जाए, उनका केस सुना जाए। वो जैसे ही जज अफजल मजूका की अदालत में पेश होने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट की जानिब रवाना हुए, सरीना चौक पर उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैरानगी की बात यह है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, सिर्फ एक ट्वीट की हुई है। एक ट्वीट करने का मुकदमा जो है वो उनके ऊपर डाला गया और 10 साल की सज़ा ईमान मज़ारी और उनके शौहर को सुना दी गई। हैरानकुन बात यह है कि ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक जो कुछ हुआ वो इससे ज़्यादा परेशान कुन है। यानी ईमान मज़ारी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ी एक इंसानी हुकूक की मजबूत आवाज़ हैं, इंसानी हुकूक की अलमबरदार हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। दुनिया भर में उनको ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के तौर पर देखा जाता है और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से एक मौसर आवाज़ जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा को समझा जाता है। लेकिन पिछले 4 दिन से जब से ईमान मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार किया गया, उनको 10 साल की सज़ा सुनाई गई, ना तो कोई इंसानी हुकूक की तंजीमें बाहर निकली, ना ही और कोई इंसानी हुकूक पर बोलने वाला कोई चैंपियन सामने आया कि किस तरीके से एक खातून को एक ट्वीट करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुना दी। और उससे बड़ा अलमिया ये कि अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वही जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो लाहौर हाई कोर्ट में 16वें नंबर के जज थे, उनको इस निज़ाम ने उठाकर अपनी मर्ज़ी की सीट यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। उनकी अदालत में ये केस था तो वकला ने वहाँ जाकर कहा कि जनाब हमने तो हड़ताल की हुई है और हम जो हैं वो केसेस को नहीं सुन रहे क्योंकि 2 वकीलों को गिरफ्तार किया है और उनको एक ट्वीट करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुना दी है। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने हैरान होकर ये कहा कि कौन से वकील गिरफ्तार हो गए। उन्होंने कहा जनाब ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्ठा साहब गिरफ्तार हुए। उन्होंने कहा आप उनको वकील मानते हैं, क्या वो वाकई में वकील हैं? यानी मैं हैरान हूँ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का ये जुमला सुनकर कि अगर ईमान मज़ारी साहिबा और हादी अली चट्ठा साहब वकील नहीं भी हैं, मान लिया जाए कि डोगर साहब की नज़र में वो वकील नहीं है, वैसे ही जैसे कई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की नज़र में जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस नहीं है, इसी तरह जस्टिस सरफराज डोगर की नज़र में हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी साहिबा वकील नहीं है। तो क्या अगर वो एक आम लोग हैं, आम शहरी हैं, तो उनको एक ट्वीट करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है? अगर वो वकील नहीं भी हैं तो उनको इस तरीके से गिरफ्तार किया जा सकता है? बहरहाल जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए और जाहिर है निज़ाम उनको इसी वजह से तो चीफ जस्टिस बनाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक इंतहाई इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट की सीट पर उनको बिठाया था कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले आ सकें, अपनी मर्ज़ी का जो है वो तशरीह कानून की ली जा सके, और वही जस्टिस सरफराज डोगर साहब कर रहे हैं। बहरहाल ईमान मज़ारी साहब और हादी अली चट्ठा साहब को जो है वो 10 साल की सज़ा सुना दी गई और कहा जा रहा है कि उनके ऊपर और भी मुकदमात डाले जाएंगे, उनको इससे ज़्यादा मज़ीद सख्त सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। उम्र कैद की सज़ा भी उनको एक किसी केस में सुनाई गई है। तो ईमान मज़ारी साहब और हादी अली चट्ठा साहब को जिस तरह गिरफ़्तार किया गया, ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर एक सिर्फ ट्वीट करने के जुर्म में आप ऐसे गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, वो एक ख़ातून वकील का ट्वीट बर्दाश्त नहीं कर सका। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए, कहा तो ये जाता ना कि जनाब रियासत तो माँ जैसी होती है और रियासत तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। यहाँ पर रियासत का हाल ये है कि रियासत एक वकील ख़ातून जो प्रेग्नेंट ख़ातून है, उनकी सास ने बताया भी मतीउल्लाह जान साहब को कि वो हामला हैं, उनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, एक ट्वीट जो है वो रियासत से बर्दाश्त नहीं हुआ। बहरहाल अब उनको सज़ा हो चुकी है और उनको भी बज़ाहिर यही लग रहा है कि ज़ाहिर है कुछ लोग उनसे नाराज़ थे और जिस तरीके की उनके ख़िलाफ़ बातें होती रही, उनको ये सज़ा होनी थी। अब उनको बेल कैसे मिलेगी, वो बाहर कैसे आएंगे, ये बहरहाल एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहले खाना का, आप सब का हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।